हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ लिस्टा। तो जैसे कि हम लोग आगे पढ़ रहे थे लेबर लॉ यूनिट 1 के बारे में, लेबर लॉ 1 और वर्धमान यूनिवर्सिटी 3 ईयर सिलेबस। तो आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं, जो कि छोटा छोटा पार्ट बचा है। उसके बाद एक ट्रेड यूनियन पार्ट बचा है। उसके बाद आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, जो वर्धमान यूनिवर्सिटी सिलेबस में है। तो यूनिट 1 का जो पार्ट है अब कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं नोटिस ऑफ चेंज पे। नोटिस ऑफ चेंज क्या है, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 9A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है नोटिस ऑफ चेंज। नोटिस ऑफ चेंज क्या होता है कि जब एक एम्प्लॉयर वर्कमैन के शेड्यूल में या उसके कोई भी काम के लिए पेमेंट में टाइम ऑफ पीरियड ही विल वर्क, तो वो सब में चेंजेस लाता है, तो उसको एक नोटिस देना पड़ता है अपने वर्कमैन को कि ये चेंजेस तुम्हारे काम में आया है। वो एक प्रिस्क्राइब मैनर पे रिटर्न वे में फॉर्मेट में उसको एक नोटिस भेजना पड़ेगा, अपने वर्कमैन को दिखाना पड़ेगा कि ये तुम्हारा चेंजेस है। और वो नोटिस के एक टाइम पीरियड होता है, ये कंडीशन है। तो आते हैं कंडीशन ऑफ चेंज पे। कंडीशन ऑफ चेंज है सेक्शन 9A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। कंडीशन ऑफ चेंज इन सर्विस, जब एक एम्प्लॉयर अपने वर्कमैन के शेड्यूल में कुछ चेंजेस लाता है या उसके पेमेंट मोड में, उसके ड्यूरेशन ऑफ वर्क में चेंजेस लाता है, तो उसको एक नोटिस देना पड़ता है अपने वर्कमैन को चेंजेस रिगार्डिंग के लिए। तो वही होता है कंडीशन ऑफ चेंज इन सर्विस। तो क्या क्या टाइप का सर्विस चेंजेस होता है, जैसे कि आपका वेजेस कितना दिया जाएगा, टाइम पीरियड वो कितना वर्क करेगा, उसको क्या अलाउंसेस दिया जाएगा, कितनी उसकी छुट्टी होंगी, अगर कुछ टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आया है, मशीन में चेंजेस आया है, या ऐसा कोई भी काम जिस पे वर्कमैन का इफ़ेक्ट होना बनता है, वर्कर इफ़ेक्ट होगा उस चेंजेस से, तो वो चेंजेस को इंटीमेट करना पड़ेगा वर्कमैन को। एम्प्लॉयर करेगा एक नोटिस के जरिए, वो नोटिस उसको दे के सारा इंटीमेशन देगा कि ये चेंजेस आया है। तो और उस नोटिस को देने के लिए 21 डेज़ का टाइम भी दिया जाएगा। सिर्फ नोटिस देने से नहीं होगा, उसको 21 डेज़ का टाइम दिया जाएगा कि उस नोटिस का 21 डेज़ के अंदर उस नोटिस को इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो उतना पीरियड एक एम्प्लॉयर को वर्कमैन को देना पड़ेगा। तो ये आता है कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस चेंज। ये तो हुआ कि नोटिस देने के लिए किस किस चीज़ में एक एम्प्लॉयर को अपने वर्कमैन को नोटिस देना होगा चेंजेस का। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि नोटिस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब वो चेंजेस जैसे कि कुछ ऐसा चेंजेस जो एक अवार्ड और सेटलमेंट जो हमने पढ़ा था, उस अवार्ड और सेटलमेंट में अगर कुछ सेटलमेंट हुआ है या कुछ अवार्ड दिया गया है जिसकी वजह से चेंजेस हो रहा है, तो वहाँ पे नोटिस देना रिक्वायरमेंट नहीं है। और कुछ ऐसा चेंजेस जो कि एक रूल्स या कोई कोड या कोई सर्विस के थ्रू हो रहा है, एक डिफेंस सर्विस के थ्रू हो रहा है या सिविल सर्विस रूल के थ्रू हो रहा है, कोई कोड के थ्रू हो रहा है, ऐसा चेंजेस जिसमें जैसे द रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड के थ्रू हो रहा है, ऐसा चेंजेस जहाँ पे कि आपका ये नोटिफिकेशन आएगा बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या गैजेट पब्लिकेशन का एक नोटिफिकेशन आता है जिसकी वजह से चेंजेस इफेक्ट करता है, वहाँ पे एम्प्लॉयर को वर्कमैन को नोटिस देना जरूरी नहीं है। ये सर्विस देने का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये नोटिस सर्विस का जो चेंजेस का नोटिस दिया जा रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक एम्प्लॉयर अपने वर्कमैन को ये प्रपोजल सेंड कर रहा है कि ये तुम्हारे काम में चेंजेस आया है, और अगर वर्कमैन चाहेगा तो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट भी कर सकता है, अपना व्यू भी बोल सकता है। एक मेजोरिटी पीपल अगर आके बोलेंगे कि ये उनका प्रॉब्लम है जो कि इस नोटिस में जिससे वो कंसिडर नहीं करना चाहते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो मेन यही होता है कि एक एम्प्लॉयर एक अपॉर्चुनिटी देता है कि ये नोटिस के थ्रू अपना चेंजेस जाने, और अगर इन केस कुछ इश्यूज है तो मेजोरिटी ऑफ पीपल उस पर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ये सेक्शन 9A में बोला गया है कि वहाँ पे उन्हें अलाउ है, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें मानना ही पड़ेगा, डिपेंड करता है कि वो मेजोरिटी ऑफ पीपल होने। कंडीशन ऑफ सर्विस जहाँ अनचेंज रहता है वो रिमेन कंटिन्यू रहेगा, तो वो आता है आपका सेक्शन 33 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, जहाँ की सर्विस रिमेन कंटिन्यू रहेगा, वहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा। ये चेंजेस नहीं होना कब होता है? ये होता है जब कोई प्रोसीडिंग ऑलरेडी चल रहा हो। अगर कोई कॉन्सिलेशन ऑफिसर एक कॉन्सिलेशन बोर्ड के मतलब कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग चल रहा है बिफोर द कॉन्सिलेशन बोर्ड, तो वहाँ पे कोई आपके कंटिन्यूएशन सर्विस में चेंजेस नहीं आएगा। कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रहा हो, कोई लेबर कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रहा हो, कोई नेशनल ट्राइब्यूनल में प्रोसीडिंग चल रहा हो, कोई भी ट्राइब्यूनल में कोई भी प्रोसीडिंग चल रहा हो, वहाँ पे एक एम्प्लॉयर अपने वर्कमैन के ऊपर कोई भी प्रेशर डाल के या कोई भी सर्विस का चेंजेस का नोटिस नहीं ला सकता है। अगर इन केस अगर वो ऐसा करता है तो उसको उस बोर्ड से परमिशन लेना पड़ेगा इन राइटिंग कि ये चीज़ मैंने करना है, तो वो उसके बाद ही उस चेंजेस ला पाएगा। अगर ऐसा भी है कि अगर प्रोसीडिंग के थ्रू अगर उसको लगेगा कि ये वर्कमैन को मुझे पनिश करना है, इसको निकालना है काम से,
तो वो भी अलाउड नहीं है, वो अल्ट्रेशन ये सब चेंजेस नहीं कर सकते। एक एम्प्लॉयर कोई अगर प्रोसीडिंग चल रहा है उस बीच में कुछ अल्ट्रेशन लाना चाहे रिगार्डिंग डिस्प्यूट, अगर यहाँ पे अल्ट्रेशन का बात हो रहा है, वो सब आपका जिस पॉइंट पे जिस टॉपिक पे डिस्प्यूट चल रहा है उस डिस्प्यूट के बारे में ही बात चल रहा है कि उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में एक एम्प्लॉयर अपने वर्कमैन को कुछ भी कारण से हटा नहीं सकता है, उसको डिसमिस नहीं कर सकता है, कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता है या कोई चेंजेस नहीं ला सकता। लेकिन यहाँ पे कुछ क्लॉज हैं जहाँ पे वो अल्ट्रेशन ला सकता है। उस अल्ट्रेशन लाने के लिए एक वर्कमैन पे ही ला सकता है जिसके ऊपर वो पेंडिंग डिस्प्यूट चल रहा हो, उसी पे अल्ट्रेशन आएगा। उस अल्ट्रेशन में ऐसा अल्ट्रेशन जहाँ पे एक वर्कमैन का बेनिफिट हो तो वहाँ पे वो अल्ट्रेशन कर सकता है। वो अल्ट्रेशन के लिए उसको एक रिटन फॉर्मेट में आपका कॉन्सुलेशन बोर्ड से या लेबर कोर्ट से जहाँ पे वो प्रोसीडिंग चल रहा है उससे परमिशन लेना होगा ना रिटन फॉर्मेट में, उसके बाद ही वो अल्ट्रेशन कर सकता है। ये अल्ट्रेशन कब होना चाहिए? जब बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दैट प्रोसीडिंग वो अल्ट्रेशन कर सकता है। एम्प्लॉयर चाहेगा तो उस पेंडिंग डिस्प्यूट में अगर कुछ ऐसा इश्यूज होता है जहाँ पे उसको डिसमिस करना पड़े तो अपने वर्कमैन को वहाँ वो डिसमिस भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसको प्रोसीडिंग ऑफिसर या प्रोसीडिंग बोर्ड से एक का परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद वो चाहे तो डिसमिस भी कर सकता है। अब डिसमिस में भी कुछ क्लॉजेज है, जैसे वो डिसमिस अगर किसी एम्प्लॉयर को कर रहा है तो उसको उसका वेजेस फुल्ली देना पड़ेगा, उसको अपने कॉन्सुलेशन ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और वो जो वर्कमैन है उस पेंडिंग डिस्प्यूट से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कोई और वर्कमैन, तभी वो डिस्प्यूट के लिए उसको डिसमिस या पनिशमेंट दे सकते। जो पनिशमेंट देना होगा या डिसमिस करना होगा, डिसमिसल ऑफ वर्कमैन डिपेंड करता है स्टैंडिंग ऑर्डर जो कि एक वर्कमैन और एम्प्लॉय के बीच में अप्लाई होता है। उस ऑर्डर के बेसिस पे ही ये डिसमिस या डिसमिसल कर सकता है। अगर इन केस अगर कोई स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है तो जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, एग्रीमेंट होगा एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, उस एग्रीमेंट फॉर्मेट के बेसिस पे उस एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए वो अपने वर्कमैन को वहाँ से डिसमिसल या यही डिसमिसल या कोई भी अल्ट्रेशन प्रोटेक्टेड वर्कमैन के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। प्रोटेक्टेड वर्कमैन जो कि एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन या ट्रेड यूनियन के एक मेंबर हो, ऑफिस बेयरर हो, उसके एक पार्ट हो, वो होते प्रोटेक्टेड वर्कमैन, उनके ऊपर ये अल्ट्रेशन अप्लाई नहीं कर सकता एम्प्लॉयर। कोई भी प्रोसीडिंग हो या कुछ भी हो उस समय ये अप्लाई नहीं होता है। प्रोटेक्टेड वर्कमैन एक सेपरेट शॉर्ट नोट्स आता है तो उसके बारे में थोड़ा बताती हूँ कि प्रोटेक्टेड वर्कमैन सेक्शन 3 क्लॉज 4 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आता है। Protected workman who is a member of an executive or other office bearer of a trade union connected with establishment। जैसे कि हर एस्टैब्लिशमेंट मतलब एक इंडस्ट्रीज में जो ट्रेड यूनियन होता है उसका मेंबर या उसका कोई ऑफिस बेयरर वो होता है आपका प्रोटेक्टेड वर्कमैन, जो कि उस एस्टैब्लिशमेंट के रूल को कंपाइल करता है, उसके उसमें फॉलो करता है, वो आता है आपका प्रोटेक्टेड वर्कमैन। और जो प्रोटेक्टेड वर्कमैन जो होते हैं, प्रोटेक्टेड वर्कमैन एक 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो एक इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, 1% ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोटेक्टेड वर्कमैन में आते हैं। कम से कम मिनिमम 5 होने चाहिए और मैक्सिमम 100 हो सकते हैं प्रोटेक्टेड वर्कमैन। प्रोटेक्टेड वर्कमैन ना जहाँ पे एक आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है जो कि एक रूल बनाता है फॉर चूजिंग और रिकग्नाइजिंग द प्रोटेक्टेड वर्कमैन, और प्रोटेक्टेड वर्कमैन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होंगे जो डिफरेंट ट्रेड यूनियन एस्टैब्लिश में होते हैं, ये सारा रूल बनाया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के। अनफेयर लीगल प्रैक्टिस जो भी एक शॉर्ट नोट्स में आता है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस आता है सेक्शन 25D ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हो या अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हो, यहाँ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए बाय एम्प्लॉयर और बाय वर्कमैन, कोई भी अनफेयर नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयर कैसे करता है ये देखिए कि एम्प्लॉयर जो होता है अपने वर्कमैन को रोकना या फिर उसको इंगेज नहीं होने देना, कोई भी या एक फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का, जिससे एक उन लोग आपस में मिलके कुछ भी एक बार्गेनिंग करने या फिर अपने हक के लिए, राइट्स के लिए कुछ बोले, उनको वहाँ से रिस्ट्रेन करना, होल्ड करके रखना या उनको ऐसा थ्रेट देना जिससे कि वो एक ट्रेड यूनियन ना फॉर्म करे, तो वो होता है अनफेयर लीगल प्रैक्टिस। मतलब एक तरह से उनको थ्रेट देना कि अगर वो एक ट्रेड यूनियन बनाएंगे तो उनको काम से निकाल दिया जाएगा या लॉकआउट कर दिया जाएगा, कंपनी बंद कर दी, कुछ दिन के लिए बंद कर दी जाएगी, उन्हें काम नहीं दिया जाएगा, उन्हें पैसे कम दिए जाएंगे, या उन पे प्रेशर डालना किसी तरीक़ा का कि जिससे कि वो एक ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं करें। लॉयर क्या करते हैं, मतलब ऐसा जान के इंटरफेयर करते हैं या डोमिनेट करते हैं कि ट्रेड यूनियन बनाओ, मतलब वो खुद स्पॉन्सर करते हैं, उसमें पैसे लगाते हैं ट्रेड यूनियन बनाने के लिए, अपने एम्प्लॉयर को प्रेशर करते हैं चलो मिलके एक ट्रेड यूनियन तुम लोग बनाओ, ट्रेड यूनियन फॉल करो, जिससे क्या होगा कल को वो लोग ट्रेड यूनियन को अपने कंट्रोल में रख सकेंगे, वो डोमिनेट कर सकेंगे, इंटरफेयर कर सकेंगे, उनका जो भी डिसीजन होगा वो ट्रेड यूनियन के ऊपर प्रेशर डाल सकेंगे। अगर उन्होंने कुछ बार्गेनिंग करना स्टार्ट किया या कुछ भी पॉइंट आउट उठाया
तो जिस पे ज़्यादा होल्ड किसका रहेगा, एम्प्लॉयर का रहेगा। तो वो इस इंटरेस्ट से उस ट्रेड यूनियन को फॉर्म करने के लिए प्रेशर देते हैं या फिर उनको एक तरह से प्रॉम्प्ट करते हैं कि आप ये ट्रेड यूनियन फॉर्म करो, इसका पैसा हम लोग लगाएंगे। एक्टिव करते हैं अपने मेंबर्स को ट्रेड यूनियन फॉर्म सिचुएशन में। जैसे कि कुछ वर्कमैन को ज़बरदस्ती काम से निकाल देते हैं डर पैदा करने के लिए ये लोग ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं करें। कुछ मतलब जब को वर्कर्स को एक हाई पोस्ट प्रमोशन दे देते हैं ताकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो तो इन लोग ट्रेड यूनियन नहीं बनाए। सीनियरिटी लेवल चेंज कर देते हैं, रेट ऑफ वेजेस चेंज कर सकते हैं। मतलब ऐसा करना है कि जहाँ पे ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं हो, आपस में झगड़ते रहे या आपस में इश्यूज़ हो, वो प्रॉब्लम में उलझे हुए रहे, जिससे ट्रेड यूनियन फॉर्म हो ही नहीं सकता। एक्टिविटी मतलब ज़बरदस्ती किसी को एलिगेशन लगा देना, फॉल्स केस में फंसा देना, कुछ पे किस क्रिमिनल केस डाल देना, झूठ मूठ का एक पेनल्टी डाल देना, कुछ टेक्निकल असिस्टेंस के लिए भी उसको ब्लेम कर देना। तो कोई भी इस तरीक़े से इंगेज करना कि वो वर्कमैन या तो छोड़ के चल जाए या ट्रेड यूनियन नहीं बनाए और अपने एम्प्लॉयर के कंट्रोल में रहे, वो जैसा बोले वैसा ही करे। हर एक तरीका जिससे कि वो फॉल्सली, क्रिमिनली या फिर टेक्निकली या किसी तरीक़ा से भी वो एक कंट्रोल में रहे और वो प्रेशराइज रहे, या तो वो कंपनी छोड़ के जाना पड़े या उसको फिर एम्प्लॉयर का बात मानना पड़े, वो जैसा बोले वो ऐसा ही करे। उस तरीक़ा से ये होता है एम्प्लॉयर की तरफ से अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जहाँ वर्कमैन करते हैं ट्रेड यूनियन में। वर्कमैन कैसे करते हैं? वर्कमैन को मतलब स्ट्राइक करना, इंस्टिगेट करना, वोक करना कि ये स्ट्राइक करना होगा, ये चीज़ सही नहीं है, इसके लिए हमें लड़ना होगा। तो ये ज़बरदस्ती का एक स्ट्राइक क्रिएट करना। सपोज स्ट्राइक है, उसमें कुछ लोग पार्ट ले रहे हैं और कुछ लोग पार्ट नहीं ले रहे हैं। तो जो लोग पार्ट नहीं ले रहे हैं, जिसको स्ट्राइक नहीं मानना है, वो लोग को वर्क प्लेस पे आने नहीं देना, उन लोग पे बाउंडेशन लगा देना, उन लोग के साथ एक अलग सा कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर देना जिससे कि वो परेशान रहें, वो काम ना करें। सपोज़ कोई मैनेजरियल ग्रुप के साथ अगर अग्री हो जाता है, कोई ग्रुप अग्री हो जाता है वर्कमैन का, वो लोग काम करना चाहे तो नहीं काम करने देना, अगर गुड फेथ में भी हो तो नहीं काम करने देना, काम को रोक के रखना। जिस तरीक़ा से मतलब इंडस्ट्री का लॉस हो या एम्प्लॉयज़ का काम रुक के, उस तरीक़ा को अनफेयर मतलब ज़बरदस्ती का, जैसे कि वहाँ पे उनके कोई डिमांड को हार्म नहीं हो रहा है, उनके गुड टर्म्स को हार्म नहीं हो रहा है, फिर भी वो ज़बरदस्ती वो चीज़ कर रहे हैं, वो अनफेयरली ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर। यह आता है सेक्शन 33 क्लॉज सी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। अगर कोई अमाउंट पेंडिंग है एम्प्लॉयर के पास में, तो उसको रिकवरी कैसे करा सकता है एक वर्कमैन? वो एक एप्लीकेशन देगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि मेरा ये अमाउंट ड्यू है एम्प्लॉयर के पास। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगेगा कि ये क्लेम जेन्युइन है, सही है, ये अमाउंट इसका सच में ड्यू है, तो वो एक इशू करेगा आपका सर्टिफिकेट कलेक्टर को। कलेक्टर वो अमाउंट आपका रिकवर करके देगा। अब आता है कि ये रिकवरी का जो एप्लीकेशन है ये कौन करेगा? रिकवरी के लिए एप्लीकेशन वर्कमैन खुद कर सकता है या कोई पर्सन से वो ऑथराइज करके वो एक रिटर्न फॉर्मेट में एप्लीकेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को करवा सकता है। और वो एप्लीकेशन आपके 1 ईयर विदिन अ 1 ईयर ऑफ ड्यू अमाउंट टू द एम्प्लॉयर वर्कमैन कर सकता है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर अगर वो करता है, अगर वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि ये सही है, वो सेट पीरियड में कोई रीज़न से नहीं हो पाया, वो अगर सेटिस्फाइड होता है तो वो एक सर्टिफिकेट इशू कर सकता है कलेक्टर को। अगर इन केस में कोई वर्कमैन का डेथ हो जाता है तो उस केस में उसका लीगल हेयर जो भी रहेगा, जो ऑथराइज्ड रहेगा, उसके बाद करने के लिए वो पर्सन एक एप्लीकेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सेम प्रोसीडिंग में कर सकता है। क्वेश्चन में जैसे कि कुछ वर्कमैन को ज़बरदस्ती काम से निकाल देते हैं डर पैदा करने के लिए ये लोग ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं करें। कुछ मतलब जब को वर्कर्स को एक हाई पोस्ट प्रमोशन दे देते हैं ताकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो तो इन लोग ट्रेड यूनियन नहीं बनाए। सीनियरिटी लेवल चेंज कर देते हैं, रेट ऑफ वेजेस चेंज कर सकते हैं। मतलब ऐसा करना है कि जहाँ पे ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं हो, आपस में झगड़ते रहे या आपस में इश्यूज़ हो, वो प्रॉब्लम में उलझे हुए रहे, जिससे ट्रेड यूनियन फॉर्म हो ही नहीं। यूनिट 1 का जितना शॉर्ट नोट्स था वो मैंने सारा करवा दिया। अब सिर्फ यूनिट 1 में एक ही पार्ट बचा है जो कि ट्रेड यूनियन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रेड यूनियन कंप्लीट करा के ये यूनिट 1 ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ लेबर लॉ 1 कंप्लीट हो जाए।